नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है दिल्ली के मतदाताओं से? पहली बात तो उन्होंने कही है कि साहब 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये आपके हाथों में है कि 2 जून को मैं वापस तिहाड़ जेल जाऊं या बाहर ही रहूं। वैसे उनके इस बयान की शिकायत तो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। ईडी की ओर से पैरवी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसकी शिकायत की। ये अलग बात है कि जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस बयान को महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो ये बयान दिया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपकी आंखों के सामने से गुजरा ही था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहरहाल वो तो एक अब बहस का विषय रहेगा कि आपने अरविंद केजरीवाल को तो अंतरिम जमानत पर बाहर भेज दिया चुनाव प्रचार के लिए, ये कहकर के कि ये 5 साल में एक मौका आता है। पर जब कपिल सिब्बल अपने मुवक्किल की पैरवी करने के लिए उनको अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इसी अदालत में पहुंचे हेमंत सोरेन के लिए, तो उनकी याचिका को सुनने योग्य नहीं समझा गया। नई डेवलपमेंट ये हैं जिसके लिए मैं प्रोग्राम लेकर के आया हूं। एक दो नहीं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कई झटके लगे हैं। और जो ये अभी 3 दिन पहले रविवार को जो कह रहे थे भाषण देते हुए कि आने वाले दिनों में हमारे कई बड़े नेता गिरफ्तार किए जाएंगे, राघव चड्ढा जो लंदन से आए हैं वो भी गिरफ्तार किए जाएंगे, आतिशी मारलेना भी गिरफ्तार होंगी, सौरभ भारद्वाज भी गिरफ्तार होंगे, फलाने ढिमकाने भी गिरफ्तार होंगे। इसके अलावा फिर हमारे बैंक खाते सीज किए जाएंगे। और तीसरी बात इन्होंने कही थी कि हमें दफ्तर से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे और हमारे दफ्तर पर भी ताला लगा दिया जाएगा। ये बातें क्यों कह रहे थे अरविंद केजरीवाल? मैंने कल के एक प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि बहुत समय पहले इन्होंने सतिंदर जैन के बारे में भी यही कहा था कि सतिंदर जैन को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार किया भी गया। आज तक सतिंदर जैन को जमानत भी नहीं मिल रही है। बीच में हेल्थ ग्राउंड पर उनको जमानत जरूर मिली थी, पर जमानत, नियमित जमानत नहीं मिल रही है, क्योंकि कांड ही ऐसे कर रखे हैं, घोटाले ही ऐसे कर रखे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसमें जान छूटना इतना आसान नहीं होता है। फिर इन्होंने शोर मचाना शुरू किया था कि अब तो विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, जब इतने छोटे से कार्यकर्ता को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, मोदी सरकार गिरफ्तार करवा सकती है, तो मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और अब तो सबको तैयार रहना चाहिए गिरफ्तारी के लिए। पूरे देश के हमारे आम आदमी कार्यकर्ता और नेता, पदाधिकारी, मंत्री सब तैयार रहे, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद फिर जब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया तो इन्होंने वही शोर मचाना शुरू किया और मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए, उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। एक खबर मैं ये भी बताने वाला हूं, आप में से कुछ को पता भी चल गया होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी जमानत की याचिका खारिज की है। आज ही खारिज की है, बड़ा झटका दिया है। और केवल खारिज नहीं की है, बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं और यहां तक कह दिया है कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। 18 मंत्रालय इनके पास थे और जो शराब घोटाला हुआ है उसमें इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इनको अगर जमानत दे दी गई और बाहर भेज दिया गया तो ये गवाहों को, साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और ये अकेले मनीष सिसोदिया को झटका नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल को भी बहुत बड़ा झटका है।
क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में लगातार यही दलील देते आ रहे हैं कि जी कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो फेक मामला है, ये तो फर्जी मामला है, ये तो जानबूझ करके केस बनाया गया है हम लोगों को अंदर डालने के लिए, अंदर ठूंसने के लिए। चवन्नी भी बरामद नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो ईडी ने सबूत पेश किए हैं, मनी ट्रेल से लेकर के तमाम दूसरी चीजें, उनसे कम से कम दिल्ली हाई कोर्ट तो मुतमईन है, संतुष्ट है, और उसने कह दिया है कि हम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दे सकते। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, कहा कि आप ट्रायल कोर्ट में जाइए, वहां ये याचिका लगाइए, हम आपको जमानत नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा झटका केवल सिसोदिया के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल के लिए भी है। दूसरा बड़ा झटका, अभी इन्होंने क्या बात कही थी कि हमारे बड़े नेताओं और बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया जाएगा, जेल में ठूंसा जाएगा। क्यों कहा था ये इसलिए कहा था कि इनको सब पता है कि कौन कौन किस किस केस में इन्वॉल्व है। कल अमित शाह ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए बता दिया कि कौन कौन से केस हैं जिनमें और भी अभी जांच चल रही है, और वो सारे केस जो हैं उन्होंने एक तरीके से उनका खुलासा कर दिया है। तो केवल शराब घोटाला नहीं, और भी कई केस हैं, और वो जो केस हैं वो अलग अलग मंत्रालयों के हैं जहां इनके सीनियर नेता मंत्री थे। वो सारे केस आपके सामने हैं। उन्होंने बताया था कि 2875 करोड़ का तो शराब घोटाला है, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है। और ये उस समय का बताते हैं जब राघव चड्ढा जल बोर्ड को देख रहे थे। उन्होंने ये भी बताया था कि 5,000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला है, इसमें भी मनीष सिसोदिया फंसेंगे। 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला है, इसमें भी जो इनके स्वास्थ्य मंत्री रहे तब के, यानी सत्येंद्र जैन, वो लपेटे में आने वाले हैं, और उनके जेल जाने के बाद जो भी रहे होंगे वो लपेटे में आने वाले हैं। 4,000 करोड़ का लैब्स एक्सरे घोटाला है, ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे इसमें गुलगापाड़ा किया गया है। 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन लगाने का घोटाला है। 1,000 करोड़ का बस खरीद का घोटाला है, और 125 करोड़ का शीश महल का घोटाला है। तो इनमें अलग अलग इनके मंत्री, इनके बड़े नेता अंदर जाएंगे ही, और अरविंद केजरीवाल को पता है कि बचेगा कोई नहीं, इसलिए उन्होंने कहा था कि लोग अंदर जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी, हमारे खाते सीज किए जाएंगे, जब्त किए जाएंगे, उन पर लेन देन पर रोक लगाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल को यह सपना कैसे आ रहा है, क्योंकि ईडी ने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की थी, साउथ ग्रुप से जो 100 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, और जिसमें गोवा विधानसभा चुनाव में 45 करोड़ रुपया हवाला के जरिए वहां भेजा गया और वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पूछा था कि साहब आप आम आदमी पार्टी को अभियुक्त क्यों नहीं बना रहे हैं, पार्टी क्यों नहीं बना रहे हैं। तो तब ईडी ने कहा था कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, और हमें कुछ जब्ती भी करनी है, संपत्ति भी कुर्क करनी है, लेकिन हमारे सामने धर्म संकट ये है कि इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और लोकसभा के चुनाव के चलते अगर हम इस तरह की कार्रवाई करते हैं, यानी इनके कार्यालय पर ताला लगाते हैं, कुछ संपत्ति जब्त करते हैं, इनके बैंक खातों को सीज करते हैं, तो फिर वैसे ही हल्ला मचाया जाएगा जैसे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हो रही थी तब हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि साहब हम चुनाव ना लड़ने पाए, हम फंड खर्च ना करने पाए, बैंकों से लेन देन ना करने पाए, इसलिए मोदी सरकार ने जो है हमारे बैंक खाते सीज करवा दिए हैं। तो ईडी ने बाकायदा कोर्ट में कहा था कि हम ये कार्रवाई करेंगे, पर लोकसभा चुनाव जरा खत्म हो जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल भले ही रोड शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये दावे कर रहे हों कि 4 जून को
इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, पर अपना मानना है कि 4 जून डेडलाइन है। इनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई शुरू होगी। और अगर आम आदमी पार्टी को ईडी पार्टी बनाने जा रही है, अभियुक्त बनाने जा रही है, और इसके संयोजक के नाते अरविंद केजरीवाल पर एक और केस होगा इसी मामले में, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। और चुनाव आयोग की तलवार आम आदमी पार्टी पर भी लटक रही है। ऐसे में जबकि इनके खाते सीज होंगे, इनके दफ्तर पर ताला लटकेगा, तो अरविंद केजरीवाल कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं कि वो लोग सड़क पर आने वाले हैं। और एक ऑफिस ऐसा भी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको फटकार लग चुकी है कि हमारी व्यवस्था, हमारी आदेश को ताक पर रख करके आपने वहां पार्टी कार्यालय कैसे बना लिया। तो पार्टी दफ्तर तो जाना ही है इनके हाथों से। नई जगह कहाँ दफ्तर बनेगा, नहीं बनेगा, पार्टी रहेगी, नहीं रहेगी, यानी मान्यता ही रद्द होगी, और क्या ये जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2025 के शुरू में, जनवरी फरवरी में, ये क्या उससे पहले ही हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आ, उसके खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई कर दे, उसकी मान्यता ही रद्द कर दे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तीसरा एक डेवलपमेंट ये है कि ईडी ने एक चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्ट्री को, और होम मिनिस्ट्री को जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में यह जानकारी दी गई है कि अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, कुवैत से, ओमान से, कई दूसरे देशों से इन लोगों ने एक पीरियड दिया गया है कि 2017 से 2022 के बीच में 7 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग ली है। और ईडी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि फंड ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग जो दानदाता हैं उनके द्वारा एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया है। इस चिट्ठी में जानकारी दी गई है कि 2014 से 2022 के दौरान 7 करोड़ रुपए का विदेशी फंड प्राप्त किया गया है। और विदेशी फंड हासिल करने के लिए जो भारतीय दंड संहिता है यानी आईपीसी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी आरपीए, और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए के उल्लंघन किए गए हैं। तीन तीन जो कानून हैं हमारे, उनका उल्लंघन किया गया है। और जैसा मैंने बताया है कि अलग अलग देशों से ये फंड जुटाया गया है। और ईडी ने इस जांच में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के द्वारा जो फंड जुटाया गया है विदेश से, उसका डिटेल जानकारी दी है। और ये कहा है कि ये जो इनके विधायक हैं राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक, जिनका नाम इस शराब घोटाले में भी आया है, जिनको बुला करके ईडी ने पूछताछ भी की थी, विभव कुमार को और दुर्गेश पाठक को एक ही दिन बुला करके पूछताछ की गई थी। तो ये बताया गया है कि दुर्गेश पाठक सहित कई नेताओं पर 2016 में कनाडा में फंड रेजिंग प्रोग्राम से जुटाए गए पैसे का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करने का मामला भी बनता है। इनके जो आम आदमी पार्टी के ओवरसीज इंडिया के कोऑर्डिनेटर हैं अनिकेत सक्सेना और कुमार विश्वास, जो अब इस पार्टी के साथ नहीं है लेकिन उस समय हुआ करते थे, संयोजक हुआ करते थे, एक कपिल भारद्वाज, ये सब इनकी जो ईमेल पर जो चैटिंग है आपस में, वो सारी चीजें जांच की गई हैं
और ये पाया गया है कि जो पैसा एकत्र किया गया है उसमें विदेशी फंड पर जो एफसीआरए के तहत लगाए गए प्रतिबंध हैं, उनसे बचने के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स में वास्तविक दानदाताओं की पहचान तक छिपाई गई है। 3-4 बातें कही गई हैं इसमें, जो लेटर होम मिनिस्ट्री को लिखा है ईडी ने। एक तो कहा है कि कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया है। कई दानदाताओं ने दान के लिए एक ही ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल किया है। कई दाताओं ने एक ही मोबाइल नंबर का भी इस्तेमाल किया है और कई ने एक ही क्रेडिट का कार्ड का भी इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये है कि जम करके फ्रॉड गर्दी हुई है और ये अपने आप में बहुत गंभीर एलिगेशन बनता है। अब होम मिनिस्ट्री ने अगर ईडी को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच करने की हरी झंडी दे दी, जिसकी उम्मीद है कि 4 जून या उससे पहले भी आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो काम करती रहती है। मंत्री ही तो चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी ही तो चुनाव लड़ रही है। गृह मंत्रालय में जो नौकरशाही है, जो व्यवस्था है, वो तो काम कर रही है। वो 4 जून से पहले भी ईडी को परमिशन दे सकती है। 4 जून के बाद जब नई सरकार बन जाएगी तो तब भी ये आदेश जारी किए जा सकते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल अभी भी लोगों को भ्रमित करने के लिए ये चीजें फैला रहे हैं कि 4 जून को साहब हमारी सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, उनको एक बड़ा झटका लगा है। 2 और डेवलपमेंट है। एक डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली पुलिस की एक एसआईटी का गठन हो गया है। अब एसआईटी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट वाले पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज अरविंद केजरीवाल के पीए विभू कुमार को लेकर के मुंबई पहुंच गई है। और वो मुंबई क्यों गई है? क्योंकि विभू कुमार ने जो मोबाइल फोन दिल्ली पुलिस को सौंपा है, सुपुर्द किया है मांगने पर, उसको फॉर्मेट किया गया था। उसका पासवर्ड भी वो नहीं बता रहे हैं। और जांच पड़ताल में ये पता लगा है कि विभू कुमार ने ये मोबाइल फोन पहले पंजाब भेजा, फिर पंजाब से मुंबई भेजा गया और मुंबई में इसको फॉर्मेट किया गया। जानकारी ये मिल रही है कि मुंबई में इस मोबाइल फोन से डाटा किसी दूसरे मोबाइल फोन में या डिवाइस में ट्रांसफर किया गया है। अब दिल्ली पुलिस वो डाटा कलेक्ट करना चाहती है, प्राप्त करना चाहती है, इसलिए विभव कुमार को लेकर के मुंबई गई है। मुंबई की तस्वीरें भी आ गई हैं उनकी। एक और डेवलपमेंट है, आखिर में उस पर भी रोशनी डाली जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से बात की है और स्वाति मालीवाल ने डिटेल जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी है। पूरा जो प्रकरण था, वो कैसे गई थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और वहां पर उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, वो सब जानकारी स्वाति मालीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी है। और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री के आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चल रही खबरों से मेरा मन व्यथित है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मालीवाल ने उन्हें फोन किया और अपने दर्दनाक एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एलजी ने स्वाति माल से अपनी बातचीत के बारे में बताया कि स्वाति को उनके ही सहकर्मियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, स्वाति ने इस दौरान एलजी से सीएम आवास में घटना के सबूतों के साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती किए जाने पर भी चिंता जाहिर की,
जो वो पहले भी कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि वहाँ का जो सीसीटीवी फुटेज है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है और ये बात सही साबित हुई। जो डीवीआर वहाँ से बरामद हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लैंक थी। यानी जो वहाँ पर चीज़ें कैद की गई थी, उस समय या तो सीसीटीवी और डीवीआर वगैरह ये सब ऑफ कर दिए गए थे या बाद में उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। एलजी ने ये कहा है कि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी है और दुनिया भर के राजनयिक समुदायों का घर है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम हाउस से इस तरह की खबरें आना बेहद शर्मनाक, षड्यंत्रकारी और असंवेदनशील है। और उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल की जो चुप्पी है, ये आश्चर्यजनक है। केजरीवाल की गहरी चुप्पी महिलाओं की सुरक्षा पर उनके रुख को एक्चुअल में बयान करती है। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम शिष्टाचार के लिए मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से अपनी बात रखेंगे, न कि टाल-मटोल और संदिग्ध बने रहेंगे। और उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है और बहुत वाजिब सवाल खड़ा किया है कि जिस समय उनके आवास पर मारपीट हुई महिला सांसद के साथ, उस समय खुद मुख्यमंत्री अपने घर में मौजूद थे। और ये बात मुझे परेशान कर रही है कि उनके ड्राइंग रूम में ये बदसलूकी हुई है, मुख्यमंत्री घर में मौजूद थे और वो आज तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारी घटनाक्रम बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके निजी सचिव भी घिर रहे हैं बहुत बुरी तरह। उनकी पार्टी की मान्यता पर तलवार लटक गई है और अगर विदेशी फंड आपने तमाम नियमों को ताक पर रख करके धता बताते हुए अर्जित किया है, तो आपका खाता भी सील होने वाला है। और अलग-अलग डिपार्टमेंट में जिन घोटालों की जांच की बात अमित शाह ने कही है, तो ये भी तय है कि कई दूसरे नेताओं के सिर पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। नीचे लिंक दिए हुए हैं, उनमें से किसी पर जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।